नमस्कार। आज हम भारत में शिक्षा के सफर को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हजारों साल पुराना है और बहुत ही दिलचस्प भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? खुद को जानना, मोक्ष पाना, या फिर एक अच्छी नौकरी? देखिए, भारत के इतिहास में इस एक सवाल के जवाब कई बार बदले हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसके नाम या शब्द को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले इस शब्द शिक्षा की जड़ों तक चलते हैं। देखिए, कितनी कमाल की बात है। चाहे लैटिन भाषा का शब्द हो या संस्कृत का, दोनों का मतलब एक ही है। ज्ञान को बाहर से थोपना नहीं, बल्कि जो अंदर है उसे बाहर निकालना, उसे विकसित करना। आज के जमाने में हम शिक्षा को नौकरी और डिग्री से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे उपनिषद कहते थे कि शिक्षा का असली सबसे बड़ा मकसद तो मोक्ष है, मतलब आध्यात्मिक आजादी। तो ये तो हुई एक ऊंची सोच की बात, पर सवाल यह है कि असल जिंदगी में जमीन पर ये सिस्टम काम कैसे करता था। चलिए सीधे चलते हैं प्राचीन भारत के वैदिक काल में। उस वक्त की जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उसका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं था। उसका असल जोर था चरित्र बनाने पर, व्यक्तित्व को निखारने पर, और हाँ, अपनी संस्कृति को बचाए रखने पर। लेकिन इस बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये जो ज्ञान था, ये सबके लिए नहीं था। ये किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसका फैसला वर्ण व्यवस्था से होता था। पढ़ाई की शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से, लेकिन ये संस्कार किसका कब होगा ये भी जन्म से तय था। मतलब समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, इस औपचारिक शिक्षा से पूरी तरह बाहर था। तो जब ज्ञान को कुछ लोगों तक सीमित रखा जाता है ना, तो अक्सर नए विचार पैदा होते हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती देते हैं। और भारत में भी ठीक ऐसा ही हुआ। ये चुनौती दी बौद्ध और जैन धर्मों ने। उन्होंने एक, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा। सभी के लिए शिक्षा, मतलब ज्ञान पर किसी एक का हक नहीं है, वो सबके लिए है, बिना किसी भेदभाव के। बौद्ध सिस्टम ने तो अपना पूरा एक ढांचा ही खड़ा कर दिया। दाखिले के लिए पब्बंजा नाम का संस्कार था, सीखने के लिए विहार और मठ थे, और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई लिखाई संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा यानी पाली में होती थी। कहानी यही नहीं रुकती। भारत के इतिहास में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यहाँ मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। जाहिर है, शिक्षा का स्वरूप भी बदला। इस दौर में हमें मकतब और मदरसे जैसी नई संस्थाएं देखने को मिलती हैं। पढ़ाई की शुरुआत बिस्मिल्लाह की रस्म से होती थी, और अब शिक्षा के मकसद में इस्लामी ज्ञान और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी जुड़ गया था। तो अब तक हमने देखा कि भारत में शिक्षा की कई परतें थीं, लेकिन इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा और शायद सबसे व्यवस्थित बदलाव तो अभी आना बाकी था, और वो आया अंग्रेजों के साथ। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1813 के चार्टर एक्ट से। इस एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की रकम तय की गई। अब 1 लाख रुपए आज सुनने में शायद कम लगें, लेकिन उस 1 लाख रुपए ने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी। बहस ये थी कि इस पैसे का किया क्या जाए। 2 खेमे बन गए। एक थे प्राच्यवादी, जो चाहते थे कि पैसा भारत की पारंपरिक पढ़ाई यानी संस्कृत और अरबी पर खर्च हो, और दूसरे थे आंग्लवादी, जिनका कहना था कि नहीं, भारत में वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को अंग्रेजी के जरिए पढ़ाया जाना चाहिए। इस बहस को आखिरकार जीता आंग्लवादियों ने, जिनके लीडर थे लॉर्ड मैकाले, और उनका नजरिया बहुत साफ था और उतना ही विवादित भी। अब शिक्षा का मकसद मोक्ष पाना या चरित्र बनाना नहीं था। अब मकसद था एक ऐसा क्लास तैयार करना जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन सोच, समझ और पसंद में पूरी तरह से अंग्रेज हो, ताकि वो हुकूमत के काम आ सके। और बस फिर तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 1813 के चार्टर एक्ट से शुरुआत हुई। 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा की भाषा बना दिया, और 1854 के वुड्स डिस्पैच ने प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया। भारत की आधुनिक शिक्षा की नींव रख दी गई। तो वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश राज तक इन सारी ऐतिहासिक परतों का आज क्या नतीजा है? भारत की शिक्षा की जो विरासत है, वो आज कैसी दिखती है? तो इससे एक बात तो साफ है,
भारत की आज की शिक्षा प्रणाली कोई एक चीज नहीं है। ये एक एक ऐसे ताने बाने की तरह है जिसमें हर दौर ने अपना एक धागा बुना है। किसी ने मोक्ष का धागा बुना तो किसी ने प्रशासन का। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हजारों साल का ये लंबा पेचीदा इतिहास आज हमारी क्लासरूम को, हमारी उम्मीदों को और इस पूरी बहस को कैसे शक्ल देता है कि आखिर शिक्षा है किस लिए।